हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 पे इकाई 5, जिसमें हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में। ये विशेषकर शिक्षकों के लिए है कि बाजार से जुड़े हम अध्याय 2 इसमें करेंगे। 2 अध्याय दिए गए हैं, तो व्यवसाय के चक्रों से संबंधित इनमें से कई प्रक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं, उनको हम देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए अनजानी बनी रहती हैं। अध्याय 7 में हमारे आसपास के बाज़ार, यहाँ पे ये अध्याय 8 है बुक में, हमारे आसपास के बाज़ार। इसमें हम एक सत्र पर बाज़ारों को अलग अलग स्थानों का अध्ययन करेंगे। जितने बाज़ार हैं उनके अलग अलग स्थानों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे एक सप्ताह में बाज़ार लगते हैं या मोहल्ले की दुकानें होती हैं, वो भी एक बाज़ार ही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि भी एक बाज़ार ही है। एक अलग सत्र पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं, इन बाज़ारों में माल कैसे पहुंचता है। सब्जी के थोक बाज़ार का एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाज़ारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला हम करती है, उसमें थोक बाज़ार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, वैसे तो हम बाज़ार शब्द को बाज़ार के स्थान से का पर्याय शब्द समझते हैं, पर असल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। ठीक है, बाज़ार में ही नहीं होता, अलग अलग तरीकों से खरीदना और बेचना चलता रहता है। इस अध्याय में इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाज़ार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बाज़ार की समझ होनी चाहिए। अध्याय 8 में यह देखने की कोशिश है कि बाज़ार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक कमीज की कहानी और उस प्रक्रिया में आने वाले बाज़ार के उदाहरणों से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ एक कमीज की कहानी, एक चैप्टर दिया गया है पूरा। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं को कुछ लोग काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये कमीज बनती है तो इसमें कुछ लोगों को तो काफ़ी फ़ायदा होता है और कुछ को बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, फ़ायदा कितना होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा और कुछ को ना के बराबर। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत असमान हैं। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं, जैसे सरकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना। फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई व्यवहारिक व कारगर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। देखिए, आपके स्थानों के अनुभव को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका इन अध्यायों में मिलता है। ठीक है, जो ऐसे चैप्टर डाले गए हैं उसमें आप ये बता सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव होता है जब आप बाजार जाते हैं। आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है ना, आदि। इस खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। मतलब किस तरह की असमानताएं होती हैं वो बताया है ना एक चैप्टर से, कि किसी को तो बहुत ज़्यादा कमीज बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और किसी को बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो लोगों के बाज़ार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्ययन में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बातचीत करने में आनी चाहिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर इस पर ना बने, लेकिन फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे आसपास के बाज़ार, ये है हमारा चैप्टर 7, लेकिन ये आपकी जो बुक्स अभी हैं स्कूलों में हाल फिलहाल में, उसमें ये चैप्टर 8 है। ठीक है, हमारे आसपास के बाज़ार। हम बाजार आते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वे काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाज़ार जिसको हाट कहते हैं ना, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, ऐसी चीज़ों पे हम शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली सब्जी वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ठीक है, हम ये समझेंगे कि इन बाज़ारों में कैसे आती हैं और फिर हमारे पास वो कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है,
या ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, इसमें भी समस्या होती है कि जो ये मॉल वाले या दुकानों वाले खरीदते हैं तब क्या समस्याएं आती हैं, और ये किस तरह से पहुंचती हैं इनके पास, हम ये सब जानेंगे। ठीक है, इन पिक्चर्स को आप गौर से देख सकते हो, ये वो चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं बाज़ारों से। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई इंसान है, दुकान में देख रहा है, ये लेडीज़ हैं, ये यहाँ पे नारियल और मिर्ची वगैरह शायद बेच रही हैं। इस तरह से ये देख लो लगे हुए हैं बाज़ार, और यहाँ पे दिखाया गया है बाज़ारों की अलग अलग फ़ोटोज़ को। ठीक है, अब साप्ताहिक जो बाज़ार होते हैं उनकी बात करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है, मतलब हफ्ते में एक बार जो बाज़ार लगता है उसको क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाज़ार। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। ठीक है, पक्की दुकानें नहीं होती, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं जिसमें लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पक्की दुकानें नहीं होती, ये किसी तरह से ठेले पे या ज़मीन पे अपना दुकान खोलते हैं और फिर वहाँ से समेट के चले जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है, लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। ठीक है, क्यों जा रहे हैं ये बताइए, 3 कारण आपने बताने हैं। इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदार कौन होते हैं। ठीक है, दुकानदार कौन होते हैं भाई, कोई इंसान ही होंगे ना, कहाँ के होते हैं, दूर के होते हैं, पास के होते हैं, ये आपने बताना है। बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखते, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो क्यों नहीं दिखते। एक और चीज़, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है, ये भी बताइए। एक और है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाज़ारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें बतानी है आपने जहां पे ये मतलब दुखद होता है। हमने अभी अभी ये पढ़ा था कि जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उनमें चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्होंने अपने दुकानों के कई खर्चे जोड़ने होते हैं। ठीक है, दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। ठीक है, जो पक्की दुकानें होती हैं वो हर रोज़ खुलती हैं, उनको दुकानों का किराया, बिजली का बिल, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह सब कुछ निकालना होता है, तो वो फिक्स रेट पे ही देते हैं सारा सामान। लेकिन साप्ताहिक बाज़ार वाले क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को घरों में रखते हैं तो उनको किराया नहीं देना पड़ता, उनके पास अलग से कर्मचारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुकानदारों के घर के लोग ही अक्सर इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो घर के लोग ही सहायता करेंगे तो खर्चा कैसे दूसरों को देना पड़ेगा, जिससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। ठीक है, एक ही बाज़ार में मतलब एक सामान के लिए कई दुकानें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपस में प्रतियोगिता भी होती है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वे अगली दुकान से वो सामान खरीद लें जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत पे मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। तो समझ गए, जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उनमें सस्ती चीज़ें क्यों मिलती हैं। देखो, जो साप्ताहिक बाज़ार है उसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़ों, किराना सामान से लेकर सभी बर्तन, सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प हों। ठीक है, कि आप ऐसे बाज़ार में जाओगे कि आपको 10 किलोमीटर चल के दूसरी चीज़ के लिए जाना पड़े। ठीक है, या फिर आप ऐसे बाज़ार में जाओगे जहाँ पे एक दुकान पे आपको रसोई का सामान मिल जाए, दूसरी जगह पे आपको कपड़े धोने का, नहाने का, इस तरह के साबुन वगैरह मिल जाए, तीसरी जगह पे आपको बच्चों का सामान मिल जाए, चौथी जगह पे आपको बच्चे के पढ़ने की जगह का सामान मिल जाए। तो ऐसी जगहों पर फ़ायदा है ना, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं मोहल्ले की दुकानों को। आपने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में कई तरह के का सामान उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाज़ार बहुत सारा सामान रखते हैं अपने पास। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, हम इसको और आगे पढ़ने के बजाय पहले हमारा ये देख लेते हैं कि समीर साप्ताहिक बाज़ार में एक छोटा व्यापारी है। ठीक है, ये दिखा रखा है फोटो में कि एक छोटा सा व्यापारी है, शहर के बड़े व्यापारियों से कपड़े खरीदता है और सप्ताह में 6 अलग अलग जगहों में साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। ठीक है, तो क्या करता है समीर, व्यापारियों से कपड़े खरीदता है और क्योंकि सप्ताह में 6 अलग अलग जगह पे जो
साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ पे अपनी दुकानें खोलता है और सामान बेचता है। समीर और दूसरा कपड़ा व्यापारी इकट्ठा आते हैं, ठीक है, और इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले आते हैं। अपने ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण ही होते हैं। दिवाली, पोंगल या ऐसे भी त्योहारों में के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आते हैं तो उनको मतलब उनकी दुकानें तो रोज लगती हैं लेकिन अलग अलग जगहों पे, ठीक है। फिर बात करते हैं सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची, ठीक है। मोहल्ले वाली दुकान की बात कर रहे हैं। वे अक्सर खरीदारी करने के लिए आती थी। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी, ठीक है। इस सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी, ठीक है। कविता देख रही थी क्योंकि मालकिन ने सामान लिख लिया था और वो अपने कर्मचारियों से इकट्ठा करवा रही थी सामान। बाएं हाथ की ओर ऊपरी शेल्फ में अलग अलग ब्रांड के साबुन की टिक्कियाँ रखी हुई थी। दूसरी शेल्फों में दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे हुए थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे, ठीक है। इस तरह से दुकान का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। दुकान मालकिन और नोटबुक में वो सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लगे। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करती थी, वो सामान खरीदती थी और उसके पैसे दे दिए जाते थे, ठीक है। फिर क्या होता है, ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। पास में डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम, फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक भी दिखाई देते हैं। तो ये क्लियर हो गया किस तरह के बाजार होते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। इसी को उधार कहते हैं। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क के किनारे सामान सजाकर सामान बेचते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं वो भी हम साथ में देख लेते हैं। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई थी, ठीक है। क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या आ सकती है? ये बताइए, आप खुद सोचकर बताइए कि उसने जो सामान खरीदा था उसकी एक लिस्ट बना दी थी, ठीक है, और फिर वो अपनी एक नोटबुक लेके गई, उसमें वहाँ से लिखवा के ले आई। तो क्या ये तरीका सही है? इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? क्या आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं, ये भी आपने बताना है, ठीक है। इससे आपको ऑब्जर्वेशन करने की वो मिलेगी, हैबिट हो जाएगी, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे। फिर सड़क किनारे की दुकानें कौन सा साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना और पक्की दुकानों से मिलने वाले सामान महंगा क्यों होता है, ठीक है। जो रोड के साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें सस्ता क्यों मिलता है और जो पक्की दुकानें होती हैं उनमें महंगा क्यों मिलता है, ये भी कारण बताइए। ये अभी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और येलो बॉक्स दिया गया है, इसमें दी गई जानकारी को पढ़ते हैं। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि अंजन मॉल में एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अंजन मॉल है एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता उसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती है। वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें आइसक्रीम, बर्गर और पिज़्ज़ा खाने की घरेलू
चीज़ें और घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें, इस तरह आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर पहुंचते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3,000 रुपये से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये दोनों बच्चियां सुजाता और कविता एक मॉल में जाती हैं, वहाँ पर कुछ खाती पीती हैं और उस मॉल को देखकर खुश हो जाती हैं। अब वहाँ पे जो महंगे रेडीमेड गारमेंट्स है उनकी दुकान में वो चली जाती है, तो जो दुकान का जो गेटकीपर होता है वो उन्हें घूर घूर के देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर भी वो अंदर जाके देखती हैं तो वहाँ पे 2,000 रुपये का कपड़ा देखती हैं। तो फिर सुजाता सुझाव देती है कि मैं तुझे अच्छी दुकान पे ले चलूँगी, ये इसमें लिखा हुआ है। अब है, आप क्या सोचते हैं सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? ठीक है, गुस्से से क्यों देख रहा था? अगर वो खुश होता तो वो अच्छा से दरवाज़ा खोलता, उसको इसी काम के लिए रखा गया है। लेकिन गुस्से से क्यों देखा, ये बताइए। यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप उससे कारण पूछेंगे ना कि मुझे रोका क्यों जा रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इन दोनों को भी पढ़ते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इन सभी इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा कपड़ों की दुकानों का बाजार, पड़ोस की दुकानों का बाजार। ठीक है, जो वीकली जो बाजार लगता था वो और जो पड़ोस में दुकानें थी वो, 2 तरह के बारे में हमने देखा। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं। शायद ये एक तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग जहाँ एक तरह की कई दुकानें होती हैं इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, मतलब बहुमंजिला और एसी जिनमें होता है वो दुकानें, जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। ठीक है, ब्रांडेड सामान लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मॉल में। और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा हो जाता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना इन ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ कुछ ही लोग उठा पाते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं वो बिना ब्रांड के उत्पादों को खरीदते हैं, बल्कि वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। ठीक है, साथ में ये भी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है ना। गरीब लोग को और गरीब करने पे उतारू रहते हैं लोग। आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकानों में सामान कैसे आता है? पता लगाइए, कुछ उदाहरणों से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका क्यों ज़रूरी होती है? ठीक है, ये भी आपने बताना है। उसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे बाज़ारों की श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या है, पिछले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों या घरों में होता है। ये बात क्लियर हो गई कि जितना भी बाजार में सामान होता है या तो वो हमारे घरों में बनता है या हमारे कारखानों में बनता है या हमारे खेतों में बनता है। लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते। जो सामान बनाते हैं वो थोड़ा सामान देने में रुचि नहीं रखते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी कौन? जैसे कि आपने घर में बहुत सारे कपड़े सील दिए, ठीक है, आप किसी दुकान पर बेचोगे और फिर लोग वहाँ से खरीदेंगे, तो उस दुकान पे खरीदने वाला, उस कंपनी से या खेत वाले से खरीदने वाला तो व्यापारी है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से खरीद रहा है और लोगों को दे रहा है, वो व्यापारी कहलाता है।
पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा और संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में जैसे 25 से 100 किलो तक की सब्जी खरीद लेता है। उन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। ठीक है, पहले वो खरीदेगा फिर दूसरे व्यापारियों को बेचेगा। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। ठीक है, जो 25 से 100 किलो सब्जी खरीद रहा है वो दूसरे व्यापारी को बेचेगा तो वो भी तो व्यापारी हुआ ना, तो दोनों व्यापारी हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ठीक है, खुदरा और फुटकर व्यापारी कौन सा है? जिससे हम लोग खरीदते हैं, घरों में लाते हैं चीज़ों को, तो उसके बीच में एक लंबी श्रृंखला होती है व्यापारियों की। इसीलिए जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या उसकी कीमत होती है वो बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी काम करता है, उसकी कीमत चाहता है। पहले व्यापारी ने खरीदा, उसने मान लो 2 रुपये किलो सब्जी खरीदी होगी। ठीक है, दूसरे व्यापारी ने उसे 4 किलो कर दिया, 4 रुपये किलो। तीसरे ने उसे 5 रुपये किलो कर दिया, और जब वो हमारे तक पहुंचेगी तब तक 20 रुपये किलो हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास महंगी होकर आती है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। ठीक है, इस तरह के लोग सामान इस तरह से बेचते हैं। दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, दिल्ली के 10 थोक बाजार हैं, उनमें से 4 ऊपर दिए गए हैं, जैसे आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला, ये चीज़ें, किशोरपुर, ये आपको याद चाहिए है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो। साथ में ये दिया गया है कि हम इससे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे, जो भी चीज़ दी गई है उदाहरणों से समझेंगे। एक शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। मतलब एक शहर में एक जगह होती है, वहाँ पे सभी व्यापारी ज़्यादा मात्रा में सामान लेकर आते हैं और वहाँ बेच देते हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है, और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सभी व्यापारी वहाँ से थोक से खरीदते हैं। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये सामान कितनी जगह पे आया है, पहले किस किस ने इसका फ़ायदा लिया है और ये बाद में हमारे पास है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। ठीक है, थोक व्यापारी होता है जो बहुत ज़्यादा सामान एक साथ खरीदता है। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब जो थोक व्यापारी होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं ताकि उनको जल्दी सस्ता सामान मिल जाए। 3 बजे उठ जाता है, 3 बजे कार्य शुरू हो जाता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। जैसे कि वह 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है। यहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियाँ बेचता है। ठीक है, वो कहाँ से? सब्जी मंडी से ज़्यादा खरीदता है और फुटकर व्यापारियों को जो रोड के साइड में सब्जियाँ बेचते हैं उनको वो बेच देता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। अब वो 6 बजे तक तो अपने सामान को लेकर अपने गोदाम में या दुकान में रख लेता है। अब व्यापारी, फुटकर व्यापारी आते हैं और वो उससे सामान खरीदते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। अब वो क्या करेंगे? 6 बजे से 10 बजे तक अपनी जो है दुकानें वो खोल लेते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं हर जगह बाजार। हर तरह के बाज़ार में हम पढ़ेंगे। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के व्यापार के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं। यह सामान आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। समझ गए कि हम ऑनलाइन भी ये काम करते हैं। यहाँ पे एक दिखाया गया है फोटो में
फ्री शिपिंग, मतलब आपको घर पहुंचाने के लिए कोई भी इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं, है ना। आपने भी की होगी या घर में आपके किसी ने की होगी। आपने देखा है कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि खरीदना और बेचना कई तरीकों से चलता है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा सबको। अब ये तो बाजार के रूप में है जो हम सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। जो ये बाजार के वो रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे कि एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगवाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक दुकान है वो कार के सामान, कार के पार्ट्स हैं जो अलग अलग कारखानों से खरीदते हैं। परंतु इन सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। मतलब हमें नहीं पता होता कि ये किस तरह से कार बनी है, हम सीधे शोरूम पहुंच जाते हैं। सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। समझ रहे हो? सभी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो। एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि कार को कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है एक ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं। ये मॉल दिख रहा है ना आपको, चकाचक, तो ये सारी कीमत आपसे ही लेते हैं। इसको जितना चकाचक करने में पैसा लगता है वो सारा आपकी जेब से जाता है। जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। ठीक है, जो साप्ताहिक बाजार में लोग होते हैं उनको कम लाभ मिलता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ये बताती है कि हमें कहाँ से क्या खरीदना है, किस तरह से हमारा गुजारा होगा। हमने बाजार के उत्पाद से लेकर हम तक पहुँचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। ठीक है, एक श्रृंखला बन गई जहाँ से सामान पैदा हुआ है या बनाया गया है। उसके बाद अलग अलग तरह के व्यापारी, ये व्यापारी हैं, है ना। फिर हम तक पहुँचने में एक पूरी लाइन बन गई, एक चेन बन गई। वो समझ आ गया। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पाद सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक सत्र पर लाभ के समान अवसर हैं? ये भी तो सोचो कि जितनी बार व्यापारी उसे बेच रहा है, खरीद रहा है, दूसरा व्यापारी बेच रहा है, फिर तीसरा व्यापारी खरीद रहा है, तो हर एक जगह पे क्या समान अवसर से लाभ होता है? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द आए हैं ना, शब्द संकलन के नाम से आपके पास एक पैराग्राफ है, उसे पढ़ेंगे। साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं? ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरना नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे लगते हैं, सप्ताह में 1 बार लगता है, ज़्यादातर तो 2 बार भी लग सकता है। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, सब्जी से लेकर कपड़े, बर्तन आदि। अब मॉल क्या होता है? यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है। इसमें कई मंजिला दुकानें, रेस्तरां, कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। यह दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। ऐसी दुकानें जो होती हैं उनमें ब्रांडेड चीज़ें ही ज़्यादा मिलती हैं। थोक क्या होता है? इसका आशय है कि बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना।
ठीक है, जब भी आप थोक की बात समझेंगे तब आपको ये समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे किलो 2 किलो नहीं, क्विंटल और टन्स में सामान खरीदा बेचा जाता है। अधिकांश उत्पादों में सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं। ठीक है, वे अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। जैसे सब्जियों का बाजार अलग होता है ना, और कपड़ों का बाजार अलग होता है, तो थोक बाजार अलग अलग होते हैं हर सामान के लिए। बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से बाजारों में काम होता है, किस तरह से सामान हम तक पहुंचता है। ये था हमारा 7th चैप्टर, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 8th चैप्टर था। तो इसे समझने के लिए धन्यवाद। आपको समझ आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसे डिस्कस ज़रूर करना, क्योंकि डिस्कशन करना बेस्ट तरीका होता है अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।